रंगपेट म्यूनसिपालिटी देखते हैं, हम मीरपेट म्यूनसिपालिटी देखते हैं। इतने में हम देखते हैं और एक म्यूनसिपालिटी आपके पास जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो वो थोड़ा पिछड़ा क्यों है? क्या इसकी वजह ये है कि वो पहाड़ी इलाका है, खर्च ज़्यादा आता है रोड डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से थोड़ा लेट? जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की बात हो और उस्मान नगर की बात ना हो तो लोग एतराज़ करेंगे। तो उस्मान नगर के ताल्लुक से उस्मान नगर डूबा हुआ है, सबको मालूम है, और आपकी पार्टी की तरफ से प्लॉट्स अलॉट किए जा रहे हैं उस्मान नगर के रहने वालों को। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि कई लोगों को ये एतराज़ है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि किसी की 200 गज है उसे भी 75 गज, जिसकी 500 गज है उसे भी 75 गज, जिसके 100 गज है उसके भी 75 गज, सबको एक ही तरह का मिल रहा है। तो ये चीज़ के ऊपर हाँ। तालाब की ज़मीन थी, किसी ने बेच दी, उन लोगों ने ख़रीद ली। तो ऐसे लोग जो तालाब की ज़मीन बेचते हैं, गवर्नमेंट लैंड्स बेचते हैं, तो उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करती है? पहाड़ी शरीफ रैंप का फंड इश्यू हुआ था, फिर रुक क्यों गया वो काम? खुशामदीद नाजरीन, मैं फहद बावाज़िर। इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत तेज़ी दिखा रही है। इस वक्त हम मौजूद है हल्के असेंबली महेश्वरम के इलाके जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर की पब्लिक मीटिंग के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीआरएस स्पोक्स पर्सन जनाब कार्तिक रेड्डी साहब, जो हल्के असेंबली महेश्वरम की एमएलए श्रीमती सबिता इंदर रेड्डी के बेटे हैं और उनके लिए इलेक्शन की कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। कार्तिक रेड्डी साहब, क्या चल रहा है तैयारी? फाद, ये कल हमारे सदर साहब तेलंगाना रियासत के वजीर आला केसीआर साहब का कल जलसा यहाँ पे होने वाली है, बड़ा जलसा, उसी की तैयारी होने वाली है। कल की मीटिंग की एजेंडा एक होगी कि उनकी सदारत में, उनकी हुकूमत में 5 साल में महेश्वरम हल्के में ना कभी पहले देखे जाए ऐसे तरक्यात हुई, उनका शुक्रगुजार होगी। और आने वाले 5 साल क्या करने वाले हैं महेश्वरम के हल्के के यहाँ के अवाम से उनके ज़रिए बोलने का कोशिश होगी। अभी तक हल्के असेंबली महेश्वरम में क्या क्या काम हुए, कितना फंड इस्तेमाल हुआ है? मैं समझता हूँ, आपको मैं थोड़े दूसरे हलकों का बात बोलता हूँ तो वो काफ़ी माहिर है। एक है गजवेल, सिद्दीपेट और सिरसिला। ये कॉन्स्टिट्यूंसी से सब ताल्लुक़ रखते हैं, सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों। ये कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब का, हरीश राव का और केटीआर साहब के हल्के हैं। उसी हल्के से, वही हल्के का जहाँ तक वो हल्कों में वो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुआ, वही लेवल का डेवलपमेंट आज महेश्वरम में भी हुआ। आज सिर्फ मैं रोडों का बात बताता हूँ, अगर आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, हर एक सेक्टर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इस हल्के में बड़ंगपेट का रोड वाइडनिंग हुआ, छोटा रोड था, बड़ा रोड हुआ। मीरपेट का रोड वाइडनिंग हुआ, अपना ये आरसीआई रोड का रोड वाइडनिंग हुआ, और बाकी के अपने महेश्वरम कंदकूर के अंदर के रोड वाइडनिंग हुआ। यहाँ का आवाम का मीठा पानी का बहुत बड़ा मसाइल था। हर कॉलोनी में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और कौन सी भी मजहब की कॉलोनीज हो, हर कॉलोनियों में पानी का बहुत ही दिक्कत था। और वो मसाइल को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95% हर घर को मीठा पानी का पाइपलाइन आ गया। अब एजुकेशन का हो, अब महेश्वरम टाउन जाइए, वहाँ पे सिर्फ 5 साल पहले एक ZPHS रहता था, उस ZPHS को भी अभी नया बना दिए, तो वो मनवुरु मनबड़ी के स्कीम में, और वहाँ पे एक मॉडल स्कूल बना HMDA के फंड से। एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बना लड़कियों के लिए, एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बना बच्चों के लिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, एक लॉ कॉलेज बना, एक न्यूट्रिशन कॉलेज बना। अभी सीएम साहब के उनकी परसों 6 महीने पहले उनकी बयान में भी बताया कि यहाँ पे अपनी हल्के में भी 450 बेडेड का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है। ऐसे बहुत सारे तरक्यात काम हैं यहाँ पे। फौज बोलते बोलते आपको एक दिन भी बस नहीं होगा। देखिए साहब, आपके पास म्यूनसिपाल्टीज़ है, बड़ंगपेट म्यूनसिपालिटी देखते हैं, हम मीरपेट म्यूनसिपालिटी देखते हैं। इतने में हम देखते हैं और एक म्यूनसिपालिटी आपके पास जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो वो थोड़ा पिछड़ा क्यों है? क्या इसकी वजह ये है कि वो पहाड़ी इलाका है, खर्च ज़्यादा आता है रोड डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से थोड़ा लेट? ऐसा कुछ भी नहीं है फात, ये बात की नहीं कि बाकी एरिया से ये पीछे रह गया। बाकी के एरियाज भी बहुत सनम थे, बहुत पिछड़े हुए थे। अभी
बड़ंगपेट हो, आप जो मीरपेट हो, तुकुगड़ा म्यूनसिपालिटी हो, जलपल्ली हो, पहले ऐसा था तेलंगाना से पहले कि फंड्स थे नहीं हुकूमत के ने, और थे भी थे तो वो पूरा यहाँ पे लगाए नहीं जाते थे। रियासती तेलंगाना में सीएम साहब की सदारत में और यहाँ पे अम्मा की नुमाइंदगी पर, हिदायत पर ज़रूर यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ। आप ज़रूर ये बात मानना चाहिए कि ये 5 साल में जलपल्ली के ताल्लुक से कभी कितना काम 20-25 साल से नहीं हुआ, ये 5 साल में काम हुआ, वो बात तो पक्का मानना चाहिए आप। तो काम इतने लेट होने की वजह? मैं एक तो है कि वो एरिया कौन सा भी जब डेवलपमेंट हुआ तो वो पूरा ज़्यादातर इलीगल वेंचर्स पे हुआ, और दूसरा ग्राम पंचायत वेंचर्स पे जब प्लॉटा बेचे गए थे, ना ही जब रोड बनाया गया था वहाँ पे, ना ही ड्रेनेज बनाया गया था, ना ही करंट की लाइन दी थी। अभी जो बताया पहाड़ का भी एरिया था, गरीब लोग ओल्ड सिटी से बेचारे पूरे यहाँ पे आके कम पैसों में प्लॉट खरीद के घर बनाए, बिना डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत सारा आबादी बस गया। आबादी बसने के बाद डेवलपमेंट की ओर और तरक्की की ओर लोग देखे, गलती किसी का भी नहीं है। ये 5 साल में काम हुआ, वो बात बताना चाहता हूँ। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की बात हो और उस्मान नगर की बात ना हो तो लोग एतराज़ करेंगे। तो उस्मान नगर के ताल्लुक से उस्मान नगर डूबा हुआ है, सबको मालूम है, और आपकी पार्टी की तरफ से प्लॉट्स अलाट किए जा रहे हैं उस्मान नगर के रहने वालों को। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि कई लोगों को ये एतराज़ है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि किसी की 200 गज है उसे भी 75 गज, जिसकी 500 गज है उसे भी 75 गज, जिसके 100 गज है उसके भी 75 गज, सबको एक ही तरह का मिल रहा है। तो ये चीज़ के ऊपर हाँ, ये तो दिक्कत है। हम्म, वहाँ पे थोड़े लोगों का प्लॉट बड़ा है, थोड़े लोगों के छोटे प्लॉट है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करे तो ठीक रहेगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना चाहिए। बात करने के बाद मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ। उस्मान नगर के ताल्लुक से मैं आपके ज़रिए उस्मान नगर के और उसके अतराफ़ के लोगों को मैं ये वो बात साफ बताना चाहता हूँ, ये बात पक्का वापस हमारे वालदा जीत कर आएंगे, केसीआर साहब वापस आएंगे, आपको पट्टे दिए जाएंगे। ये बात सिर्फ ऐसी बात नहीं रह गई। मैं जब भी काम मैं पहले बताया था वो काम करके बताया हूँ, ये काम भी मैं ज़रूर करूँगा। गलती ना आपकी है ना हमारी। जो वहाँ पे बसी हुई बस्ती थी, बेचारा उनको भी नहीं पता था कि वो तालाब में प्लॉट बनाई जा रही है। जब पानी नहीं था, पूरा ठीक था, बारिश होने के बाद पानी तो तालाब में आ गया। ना गलती उनकी है ना गलती हमारी। जो 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 वहाँ पे जो सिचुएशन अभी है, मैं उनको साफ साफ बताना चाहता हूँ, आपके ज़रिए बयान देना चाहता हूँ, आपको पट्टे ज़रूर दिए जाएंगे। इस हल्के में उनकी अम्मा की सदारत में, उनकी हुकूमत में यहाँ पर तकरीबन 15,000 लोगों को पट्टे दिए हम। सो ये चंद 300-400 लोगों को देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप ज़रूर करेंगे। और एक इश्यू ये है कि जैसा कि आपने कहा कि तालाब की ज़मीन थी, किसी ने बेच दी, उन लोगों ने ख़रीद ली। तो ऐसे लोग जो तालाब की ज़मीन बेचते हैं, गवर्नमेंट लैंड्स बेचते हैं, तो उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करती है? इस पे बहुत सीरियस सेक्शंस है। जो भी तालाब में प्लॉटिंग करते हैं, एफटीएल बाउंड्रीज को डिस्टर्ब करते हैं, उनके वाटर एक्ट और बाकी के कंजर्वेशन एक्ट पे बहुत सीरियस केसेस है। जो बाकी के सेक्शंस मुझे नहीं पता है सही तरह से। ऐसे सेक्शंस पे तो गवर्नमेंट केस बनाना चाहिए, पर ये बस्ती तो आज नहीं बना। ये बस्ती आज नहीं बसी कि बसा के भी 20 साल हो गए। वो 20 साल में पानी कभी नहीं आया। ये 20 साल के बाद अभी बारिश का मौसम में ज़्यादा बारिश आ गया तो पानी ठहर गया। तो मैं भी आपके बात से वाकिफ हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक चीज़ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में एक बेहतरीन डेवलपमेंट लोगों में जो पसंद किया गया है, पार्क, जी उसके बारे में आप कहिए कुछ। भाई, बहुत कभी कभार मैं आपके नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी आप जलपल्ली के रोड से और लिंक रोड जो भी एक बार जाइए, वहाँ पे बच्चों का पार्क, इतनी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ, दिल भर जाता है खुशी से। जब शाम के टाइम में बड़ी मोताब से वहाँ पे बच्चों को लेकर आके, हमारे खातन हो या बुजुर्ग लोग हो, आके वहाँ पे टाइम स्पेंड करते, बहुत ही खुश होता है। मैं हमारे वालदा वो देखने के बाद ये ताम लिए कि अपनी जलपल्ली एरिया में इतनी ज़रूरत है पार्क्स की। लोगों में जब दिखता है यार, इतनी छोटे पार्क में इतने लोग जब आके जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मैं पक्का और 3 और 4 बड़े पार्क ऐसे बनाऊंगा ये जलपल्ली हल्के में, ये जलपल्ली के एरिया में और बाकी के अतराफ के एरिया में। पक्का डेवलपमेंट करेंगे पार्क के ताल्लुक से। तो
एक और चीज़ ये है कि पहाड़ी शरीफ रैंप का फंड इश्यू हुआ था, फिर रुक क्यों गया वो काम? काम शुरू हुआ था, फंड्स आने से कुछ देरी हो गई इसमें, पर फिर परसों 7 या 8 करोड़ का नए फंड्स भी उसमें अलॉट हुए और जियो भी निकला। इलेक्शंस के बाद वो भी काम शुरू हो जाएगा। हमारा खानदानी ताल्लुक है साहिब शरफुद्दीन बाबा का दरगाह से, सो हमारा भी खास जिम्मेदारी है, मोहब्बत है उस दरगाह से। ज़रूर हम काम एक 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 प्लान तरीके से उसका करेंगे। वही। नबील कॉलोनी में नाले का काम के लिए पैसे सैंक्शन हुए थे, अभी तक थोड़ा पेंडिंग में है। ऐसा क्यों? इलेक्शंस के वजह काम रुक गया। मैं वो कॉलोनी के हमारे दोस्त मेरे को मिले थे, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि अभी भी उतने मुश्किलात में गुजरने के बाद भी अभी हमारी तायद कर रहे हैं अपने सपोर्ट में। मैं आई एम वेरी सॉरी कि वो लोग वो सिचुएशन ने गुजरना पड़ा, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदार हम नहीं थे, कि उसकी ज़िम्मेदार है वहाँ के इंजीनियर। वो सही तरह से प्लानिंग नहीं हुआ, अगर सही तरह से प्लानिंग हो जाती थी ये मशाइल भी नहीं रहते, ये मुश्किल भी नहीं रहती थी। पर आप जैसे बताया उसके पैसे सैंक्शन हो गए, ये 15-20 दिन में काम शुरू होगा, उसके रोड भी बनेंगे, नाला भी बनेगा और वहाँ के बाकी के पूरे डेवलपमेंट के भी पैसे सैंक्शन है। एक और चीज़, आपके अपोजिशन कैंडिडेट्स के तरह तरह के बयानात आती है। कैसे? एक बयान बीजेपी कैंडिडेट अंदला श्री रामुलु का कि अगर डबल बेडरूम फ्लैट्स में तो गुड़ा के मुसलमान शिफ्ट होंगे तो उनके गले काट देंगे, एक ये बयान है। और एक केएलआर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, उनका ये आता है कि जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना रोड है ना पानी है। इस पर आप क्या कहेंगे? केएलआर साहब 10 दिन पहले आए अपने एरिया में, उनको कई सही तरह से जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी कहाँ है, यहाँ की आवाम पहले कैसे थे अब कैसे, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको जो उनके बगल बगल के लोग जो बात बता दिए वो ये बात बयान करने की कोशिश हो रही है उनकी। ना उनको इस एरिया से ताल्लुक़ है, ना इस एरिया से कुछ तजुर्बा रखते हैं। मैं उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। हमारी आवाम को पता है 5 साल पहले यहाँ पे मिट्टा पानी का बहुत बड़ा मसाइल था। अभी जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में कहीं मिट्टे पानी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रोडों पूरे चट्टानों पे रहते थे। आज एक बार जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में अंदर के रोड्स देख कर आइए, पूरे के पूरे 20 इंचेस सीमेंट रोड बने। और यहाँ पे ड्रेनेज का तो इतना बुरा हाल रहता था, इतना बुरा मसाइल रहता था। अभी आप देख कर आइए, कौन सी भी गली में थोड़े गली बच गए, पक्का बताता हूँ। बाकी का ज़्यादा गलियों में तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम हो गया और पूरा बस्ती अंधेरा में रहता था। आप एक बार अंदर चलिए हमारे साथ, रात के 7-8 बजे के बाद पूरा एलईडी लाइट से तो आज पूरा चमक रहा है जलपल्ली। पर पूरा जन्नत नहीं हुआ, पूरा काम नहीं हुआ और काम होना है। मैं आपके ज़रिए आपके नाजरीन जो भी इस एरिया के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि और एक बार आप तायद करिए, वालदा हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी को जिताइए। पूरा जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी को हम जिम्मेदारी उठाएंगे। 6 महीने और 1 साल में पूरा काम करके बताएंगे। जो भी बच गया 20-25% का जो भी बच गया पूरा भी करा देंगे। बीजेपी कैंडिडेट के बयान के ऊपर क्या कहेंगे आप? बीजेपी कैंडिडेट तो है उन कट्टर सोच रखने वाले, उनकी सोच है ऐसी। तो ऐसे जब कैंडिडेट लड़ते हैं इलेक्शन, अभी 25 तारीख को हमारे वजीर आजम को भी महेश्वरम लेके आने की कोशिश हो रही है, आएंगे भी उन, तो उन्होंने ऐसे सोच रखने वाले हैं जो मुसलमानों के खिलाफ कट्टर सोच रखते हैं। और ऐसी शख्सियत को ना असेंबली नहीं, उनको तो बहुत बुरी तरह से हराना चाहिए। मैं भी मानता हूँ। मैं हमारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, होशियार बनिए, इस हलके में किसका हाल क्या है परखिए और जब वोट दीजिए। आप बीआरएस के स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप थोड़ा बीआरएस के ताल्लुक से सवाल ये है कि बीआरएस और लोग क्या, कांग्रेस और बीजेपी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीआरएस और बीजेपी एक साथ मिले हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या देखिए? आपको किसी अगर वोट ही पूछना है तो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। 10 साल हो गए रियासती तेलंगाना बन के। 5 साल पहले भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए थे कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी और बीआरएस, जब टीआरएस मिले हुए, मुसलमानों का वोट पूरा कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, जब आया नहीं। ये वक्त और ज़ोर से पुकारा जाती है जब उनके खुद के सदर आरएसएस के हैं। आरएसएस के बहुत सारे कैडर को अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया और उनको टिकट भी दिया गया। अब कल अचमपेट में देखिए, जो नमाज की टोपी
किस तरीके से पीसीसी प्रेसिडेंट ने उनके रवैया था उस मामले से। और फहद मैं साफ बताना चाहता हूँ, ये सीएम साहब के अल्फाज है, अपन सियासत बंद कर देंगे बीआरएस पार्टी पर कभी बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखेंगे, सियासती ताल्लुक कभी उनसे मिलके काम नहीं करेंगे। आपका ताल्लुक भी साबिक़ा में टीडीपी से था और कांग्रेस से था, तो कांग्रेस से एकदम मैं ही नहीं फहद, बहुत सारे कांग्रेस को छोड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नीति और नियम है, जो बहुत सारे सेक्शंस को, सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बाकी के बहुत सारे सेक्शंस के तरफ से मैं समझता हूँ वो नाइंसाफ़ी की गई कांग्रेस पार्टी से, और उसी वास्ते हम उस जमात से हम ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारे लेट फादर थे, हमारे वाले साहब थे, वो टीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे। हम टीडीपी में कभी काम नहीं करे, ना ही हम और हमारे वालदा नहीं करे। हम सीधा कांग्रेस पार्टी में, सीधा फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी में ही काम करे थे, मैं और हमारे वालदा। तो कांग्रेस पार्टी जो पहला था अभी नहीं रहा, जो पहले दम थी बीजेपी से लड़ने का, अभी कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी से लड़ना कांग्रेस पार्टी को नामुमकिन है। यहाँ पे अगर बीजेपी को दूर रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब से ही होगा, केसीआर साहब से ही होगा, कांग्रेस पार्टी से नहीं होगा। तो ये 70 साल में मुसलमानों का वोट ज़्यादातर मेजॉरिटी इस मुल्क में वोट लेते आ रही तो कांग्रेस पार्टी, तो इंसाफ दिखी आपको कांग्रेस पार्टी से। ये आज गरीबी भी अभी मुसलमान डूबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, अभी भी मजाक उड़ाया जाता है मुसलमान बच्चों के, तुम जाके मोज बेच लो, तुम जाके मैकेनिक शॉप लगा लो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ही तो है। इस 10 साल में अपनी रियासत में कैसे अच्छे स्कीम निकाले गए मुसलमानों के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट दी जाती है, माइनॉरिटी बच्चों को तालीम दी जाती है, उनका शादियाँ की जाती है, मस्जिदों को, मौला और मौज़म को उनको तनख्वाह दी जाती है। और ऐसे या हमारे रियासती सियासती इन्वॉल्वमेंट भी है। सीएम साहब के बगल में हमारे होम मिनिस्टर जो है मुस्लिम है, मुस्लिम को होम मिनिस्टर बनाया गया। अरे यार, ये सिर्फ माहौल खराब करने का एक साजिश चल रही कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ वोटों के लिए। कांग्रेस का भी इसी तरह का एक मुस्लिम डिक्लेरेशन आया है, जो स्कीम तेलंगाना हुकूमत में चल रही है उसको थोड़ा बढ़ाकर दिया गया है, उस पर क्या बोलेंगे आप? मैं पूछता हूँ, पहले क्या हुआ आपको पूछ रहा हूँ, जब राहुल गांधी आए थे उनके बड़ा अच्छी गारंटी बोलने, जब क्यों नहीं बोले कांग्रेस पार्टी? जब बोलना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी, हमारे 6 गारंटियों में एक गारंटी मुसलमानों को भी देंगे, क्यों नहीं बोली गई? ये पूरा मैं साफ बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी का ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो सिर्फ झूठे बयान बोल के वोटा लेती, इसके बाद काम नहीं करती। उसका एक मिसाइल के तौर से कर्नाटका में उन 2 खुलासा करे कि इनका वापस हुकूमत में आते ही उनका जो बुर्का बैन था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उसको उठाई जाएगी, और दूसरा बजरंग दल का जो भी है उसको बैन करेंगे। आज आप बताइए फहद, और आप कांग्रेस दोस्तों को पूछिए क्यों नहीं बुर्का बैन पूरी तरह से उठाई गई और क्यों नहीं बजरंग दल को बैन हुआ, और फिर झूठे बयान तेलंगाना में भी सिर्फ वोटों के लिए। मुस्लिम वोट तेलंगाना में कितने मायने रखता है? मुस्लिम वोट बैंक की जरिए तो कभी बीआरएस पार्टी काम नहीं करी, वो काम करती है सो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। हाँ, मुसलमानों का वोट बहुत अहम है, बहुत सारे हलकों में उन लोगों का एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। मैं लास्ट टाइम मैं जो वेव था टीआरएस पार्टी के ओर, वो एक ना एक तो रीज़न ये भी है कि मुसलमान जब डिसाइड कर लिए थे कि टीआरएस पार्टी और केसीआर साहब को तायद करेंगे, मैं पक्का भरोसा से कह सकता हूँ कि ये बार भी वही होगा। अब बात करते हैं आपके हल्के में अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं? अभी अपनी एरिया के ताल्लुक सर, यहाँ पे जो जलपल्ली के एरिया के ताल्लुक सर, यहाँ पे तो अपन कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ पे भी एक आईटी टावर बनेगा। एक आईटी टावर यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे बहुत अहम रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, क्योंकि बहुत दूर दूर तक यहाँ पे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यहाँ पे सहूलत नहीं है। तो यहाँ पे भी 2 महीने पहले ही एक 30 बेडेड गवर्नमेंट विद प्रोविजन टू बी इम्प्रूव टू 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक वो भी सैंक्शन हुआ, वो भी जल्दी में अपने एरिया में वो भी काम शुरू होगा। ऐसे बहुत सारे स्कीमात थे, सीएम साहब परसों बयान करके गए कि अपनी एरिया में मेट्रो भी आएगी, अपना तुकुगुड़े एरिया में, और अपनी एरिया में एक 450 बेडेड का बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाएगा। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्कीम्स है, ऐसे कुछ चंद आपको बता दिया मैं अभी बस। आखिर में आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में आवाम से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रियासत तेलंगाना में गुमराह ना करे आपकी वोट, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश हो रही है। 10 साल में आप याद रखिए,
मुसलमानों को यहाँ पे इज्जत मिला, यहाँ पे तरक्यात मिली रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब की हुकूमत में। सिर्फ बीजेपी का शैतान बताकर कांग्रेस पार्टी आपका वोट लेना चाहती है, ना आपको इज्जत देना चाहती है, ना आपको रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ केसीआर साहब से आपकी तरक्की होगी। और यहाँ पे हो हल्के महेश्वर में सोच समझकर वोट दीजिएगा। यहाँ पे लड़ाई किसके साथ है परखिए, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, किसको फायदा होगा अगर आपकी वोट बंटवारा होगा, तो वो बात पे सोच समझ के वोट दीजिए। आपका तरक्की करे एक ही ऐसा लीडर महेश्वर में, और वो है सविता इंद्राणी जी, बात करने का, अपना टाइम देने का। ये थे हमारे साथ बीआरएस स्पोक्स पर्सन जनाब कार्तिक रेड्डी साहब, जो हल्का असेंबली महेश्वरम में हुए तरक्याती कामों के बारे में बता रहे थे।